राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले। व्यालोक भाई राम राम। आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। व्यालोक भाई, आपको तो पता है मैं इस वक्त इंग्लैंड की यात्रा पे हूँ। ये वीडियो मैं इस समय ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में बैठ के बना रहा हूँ। कल रात को मैं और मेरी पत्नी हम लोग ग्लासगो आ गए थे। तो मुझे कल सारा दिन जो है न्यूज आती रही, बांकीपुर हार गई है भाजपा, उधर दतिया भी हार गई है। तो मुझे जरा समझाइए ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है भाजपा का। आप सचमुच मास्टर स्ट्रोक समझना चाहते हैं या पूरी राजनीति को समझना चाहते हैं? उस नहीं हिसाब से नहीं, मैं बात देखिए करूंगा। देखिए, मेरा ये पर्सनली मानना है कि प्रशांत किशोर के रूप में भाजपा ने एक और केजरीवाल पैदा कर दिया है। केजरीवाल ने 5 राज्यों में कांग्रेस की जो है वो स्लेट पोंछ दी है। तो क्या प्रशांत किशोर को, लालू की पार्टी और लालू की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कांग्रेस को जैसे केजरीवाल ने निपटाया, लालू को निपटाएंगे प्रशांत किशोर बिहार में? क्या इसे मान लिया जाए? बिल्कुल मान लिया जाए। और देखिए, ये भाजपा की पुरानी आदत है कि वो अपना विपक्ष जब से वो 2014 से जब शक्तिशाली हुई है और पूरे देश में फैली है, तो जहां भी क्षेत्रीय ताकतें हैं, एक तो वह उनको खत्म करने के लिए एक तीसरी ताकत को उभारती है। पिछली बार चूंकि सीधा मुकाबला प्रशांत किशोर 243 सीटों पर कर रहे थे, भाजपा से कर रहे थे। पिछली बार तक वो सेकुलर थे, पिछली बार तक वो प्रसाद फेंक दे रहे थे, टीका पूछ दे रहे थे, मस्जिदों में जा रहे थे, मुसलमानों से मिल रहे थे। तो इसलिए भाजपा ने उनको किनारे रखा। लेकिन बांकीपुर की जो सीट है उस पर कुछ चीजें सोचनी चाहिए। देखिए, एक तो 3 सीटों पर चुनाव हुए, उसमें 3 अलग अलग पार्टियां जीती हैं। एक गुजरात वाली जो सीट थी उसमें भाजपा जीती है, दतिया वाली सीट में कांग्रेस जीती है, और यहाँ वाली जो सीट है उसमें जनसुराज जीता है, प्रशांत किशोर जीते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में ये बात जो आपने प्रश्न के तौर पर पूछा है, अभी तक मैंने 2 वीडियोज बनाए हैं, एक व्यालोक वाणी पर और एक प्रारंभ पर। दोनों पर मैंने यही बात कही है। पहला पॉइंट यही है कि भाजपा ने बांकीपुर खुद हारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बात, आप याद कीजिए कि जब पहला कैंडिडेट चुना गया था तब वो कैसा कैंडिडेट था कि 24 घंटे के अंदर उसका नाम वापस लेना पड़ा। दूसरी बार जब चुना गया तो उसको कोई जानता ही नहीं था, नीरज सिन्हा को नोबडी नोज। बांकीपुर जो है वो पटना का पॉश इलाका है, पॉश सीट है। आप गांधी मैदान से लेके ये जो कदम कुआं का इलाका है और पूरा इलाका, वहीं पर सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री हुआ करती थी एशिया की, ब्रिटिश राज की। एक आपके गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर वाली तो शायद अभी भी चलती है, बांकीपुर वाली बंद हो गई है। और वहां से जाती थी चाइना वो सब अफीम। तो वहां पढ़े लिखे लोग, इसको कोर्ट में मैं कहूंगा पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग और प्लस मुसलमान आबादी वहां 8 से 10% है। पहली बात, मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया। आप अगर वोट परसेंटेज निकालें या वोट निकालें तो देखिएगा कि आरजेडी को वोट मिले ही नहीं। तो आरजेडी का वोट गया कहाँ? आरजेडी का वोट, इसका मतलब प्रशांत किशोर को ट्रांसफर हुआ। भाजपा को जितना वोट मिलना चाहिए, जो मिलता है वो मिला है। भाजपा को किसी ने धोखा नहीं दिया है। थोड़ा बहुत ब्राह्मणों का वोट शिफ्ट हुआ है, वो भी प्रशांत किशोर चूंकि पांडे हैं और बिहार में जाति की राजनीति से मुंह मोड़ना, थोड़ा सत्य से मुंह चुराना होगा, तो पांडे जी होने के चलते ब्राह्मणों का वोट मिला और ब्राह्मण मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर ही प्रशांत किशोर ने ये जीत दर्ज की है। और यही वो कुंजी थी जिसकी बदौलत कांग्रेस ने 60 वर्षों तक राज किया। कांग्रेस का वोट बैंक क्या था? ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, यही तो था भाई। ओबीसी उससे उस समय भी छिटका हुआ था, और इसीलिए जब 1989 वगैरह में हुआ तो आप देखिए सामाजिक न्याय के नाम पर कौन लोग छिटके? तमाम ओबीसी जातियां ही छिटकी ना।
और उसके बाद फिर भाजपा ने जो सोशल इंजीनियरिंग की, तो भाजपा के पक्ष में एससी भी आ गए, एसटी भी आ गए, ओबीसी भी आ गए। तो बांकीपुर का पॉइंट नंबर 1 कि मुसलमानों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ आरजेडी को। पॉइंट नंबर 2, भाजपा खुद भी हारने की इच्छुक थी। क्यों इच्छुक थी इसको अभी मैं नहीं डिकोड कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे 2-3 कारण लगते हैं। पहला कारण यह कि प्रधानमंत्री ने अपने बॉस को थोड़ा चौखटे में रखा हो। दूसरा कारण यह कि चूंकि सम्राट चौधरी बहुत तीव्रता से बढ़ रहे थे। अच्छा, सम्राट चौधरी के साथ अभी कोई छेड़छाड़ इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि एक कुर्मी धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जा चुका है। दूसरे कुर्मी बिहार में जो है उपेंद्र कुशवाहा, वो उनको नाराजगी चल ही रही थी, उनके बेटे को जबरन इन लोगों ने मंत्री बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तो अभी भाजपा ने अपनी सीट खाली करवाई है देवेश कुमार की। अब उससे वो लड़ेंगे और तब मंत्री पद उनका बरकरार रहेगा। तो यादव वोट बैंक के बाद जो नीतीश कुमार के जाने से तथाकथित तौर पर कुर्मी वोटर्स नाराज हुए थे, उनको बनाए रखने के लिए ही सम्राट चौधरी के साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के 3 से 4 महीने में कितने ब्लंडर किए हैं, 2-3 घटनाएं मैं याद दिलाता हूं। नीट कोचिंग छात्रा वाला मामला उसी में हुआ और उस पर पुलिस ने लिपापोती कर दी। अभी तक क्या हुआ है कुछ किसी को नहीं पता। ये जो तिलचट्टों का प्रोटेस्ट था उसमें भयंकर तोड़फोड़ हुई, उसमें सीपीआई एमएल के विधायक तक ने, रामकृपाल यादव ने खुद बयान दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे गांधी मैदान में पूरा अटल पथ, आप जब बिहार आए होंगे तो अटल पथ आपने देखा ही होगा, क्या शानदार अटल पथ बना था, और दोनों तरफ जो बैरिकेडिंग थी शीशे वाली वो सब तोड़ दी गई है। उसके अलावा भरत तिवारी कांड हुआ, जो भरत तिवारी का एनकाउंटर, क्या उसको तो हत्या कहा जाए, उससे यहाँ के सामान्य वर्ग में एक गुस्सा था, खासतौर से ब्राह्मणों में। तो सम्राट चौधरी बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ और वो बन जा रहे हैं लपरझुन्ना, उनको संभल नहीं रहा है राज्य। लेकिन अभी सम्राट चौधरी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो दूसरा पॉइंट मेरा वही है कि ये कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। भाई नितिन नवीन ने तो ले ली, कहा कि जनता का आदेश सिरोधार्य है। और तीसरा, कुछ अफवाहें जो फैलाई गई, जैसे कहा गया कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाई यहां से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा। अब देखिए, कोई भी राजनेता इस तरह की बात नहीं करता है, अन्यथा वो मानसिक तौर पर असंतुलित हो नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। लेकिन इस बात को इस बुरी तरह से वायरल किया गया कि इसका भी कुछ असर पड़ा हो तो पता नहीं। लेकिन 2 चीजें मुख्य हैं। एक तो भाजपा को अपने लिए एक नया विपक्ष खड़ा करना था बिहार में, आरजेडी को पूरी तरह वो खत्म करने के मूड में आ गई है और तेजस्वी यादव से संभल भी नहीं रहा है। तेजस्वी यादव, अब बताइए उनका सलाहकार कौन है कि वो कल सावन का पहला सोमवार था, उसमें पूरे माथे पर त्रिपुंड और टीका लगा के घूमने चले गए। अब भाई लोगों ने एक तरफ उनका सावन में रागा के साथ मटन बनाते हुए, दूसरी तरफ चैत्र नवरात्र में वो मछली चापते हुए, और तीसरी तरफ ये फोटो लगा दी और मीम की बाढ़ आ गई है। तो इन लोगों को कौन सलाह देता है भगवान जाने, और कैसे ये लोग सलाह लेते हैं। लेकिन भाजपा का सीधा सा मतलब ये था कि राजद को खत्म करो, दूसरे नितिन बाबू को और सम्राट चौधरी को थोड़ा कद में, क्योंकि सम्राट चौधरी अपने हिसाब से फैसले लेने की हिम्मत कर रहे थे और सम्राट चौधरी अपने हिसाब से मीटिंग्स भी कर रहे थे। नितिन नवीन इस बात पर अड़ गए थे कि भाई यहां से मेरी सीट है तो मैं ही चुनाव लड़वाऊंगा और मैं ही फैसला करूंगा। तो पहली बार उन्होंने फैसला किया, वो इतना बढ़िया हो गया। उसके बाद दूसरा फैसला ये किया। फिर तीसरी बात इन फाइटिंग की। बांकीपुर सीट बहुत प्रतिष्ठित है और एकदम आसान सीट थी भाजपा के लिए। कास्थों का गढ़ है, कास्थ
ही वहां से जीतते हैं और लड़ते हैं। अब नितिन नवीन के साथ साथ रविशंकर प्रसाद की इच्छा थी कि हमारे बेटे को भी वहां से मिल जाए। आजकल रविशंकर प्रसाद कहाँ हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे। क्यों हटाया गया उनको, क्यों उनको ओब्लिवन में भेजा गया, ये सब भी आप जानते ही हैं, आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। दर्शकों, अगर आपको जरूरत हो तो थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिएगा, सब पता चल जाएगा। सब कुछ है, ऑनलाइन है, सब खुले में है। ये 3 कारण मिलके, और चौथा, ऐन मौके पर ये जो तिलचट्टों का प्रकोप हुआ, यूजीसी के मामले को जबरन सामान्य वर्ग के कानों में घोल दिया गया। और भाजपा के साथ एक ये दिक्कत तो हो गई है कि वो अब कम्युनिकेशन में उतनी माहिर नहीं रही है। पहली बात कि 12 साल में थोड़ा सा लोगों का भाई आकर्षण तो कम होता ही है। तो पहले जिस तरह सामान्य लोग भाजपा के लिए पक्ष में आकर बैटिंग करने लगते थे, वो अब सामान्य वर्ग थोड़ा उदासीन हो गया है। इसलिए ये कितना भी आईटी सेल ये। दूसरा, भाजपा का आईटी सेल महा बेकार, महा रद्दी, महा बकवास है। तीसरा, भाजपा के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है, वो कौन सी घास छील रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन तत्काल प्रभाव से अगर मैं प्रधानमंत्री होता या मैं भाजपा का कोई बड़ा पदाधिकारी होता तो सबसे पहले एचआरडी को, शिक्षा मंत्रालय को और सूचना व प्रसारण मंत्रालय को सुधारता, बदलता वहां के मिनिस्टर्स को। क्योंकि आज की जो लड़ाई है वो केवल और केवल कीबोर्ड पर लड़ी जा रही है। आप केवल जमीन से नहीं लड़ सकते हैं। और पिछले 2 चुनाव कोरोना के समय से तो हम लोगों ने लगभग देखा है कि कीबोर्ड पर ही लड़ा गया है चुनाव। ये 3, 4, 5 कारक जो हैं वो मिलके बांकीपुर में हार हुई है। दतिया में सीधी सी बात है, देखिए नरोत्तम मिश्र को टिकट नहीं मिला। नरोत्तम मिश्र की महत्वाकांक्षाएं बहुत थी। भाजपा में एक चीज ये है कि अगर आपकी महत्वाकांक्षा बहुत है तो आपके पर कतर दिए जाएंगे। नरोत्तम मिश्र का कुछ बयान वगैरह भी आया था बीच में, वो भी उनके लिए कारण बना। बता रहा हूं, बस आखिरी वाक्य बोल रहा हूं। और वहां इन फाइटिंग की वजह से हार हुई है। सीधी सी बात है, दतिया में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और गुजरात में चूंकि भाजपा जीती ही है तो उस पर क्या बात करनी है। जी, 2 बातें हैं, पर आपने जो सबसे बाद में कही कि नरोत्तम मिश्र की महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। राजनीति में महत्वाकांक्षा के बिना भी लोग आते हैं क्या, मुझे पता नहीं था, आज आपसे नई बात पता चली है। बाकी मोदी जी की तो कोई महत्वाकांक्षा है नहीं। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने का सपना पालने लगे तो वो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मैं अब सोचूंगा इस पे। तो नरोत्तम मिश्रा की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, पर उनका टिकट काटना है। और उस टिकट काटने के क्या खतरे हो सकते हैं, इसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी तो कुछ तो रोल रहा ही होगा, क्यों सर? महत्वाकांक्षा के बिना राजनीति नहीं होती है सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और हम लोगों को तो कम से कम वो समय भी याद है जब मोदी ने अपनी कैंडिडेचर डिक्लेयर की थी और उस समय भाजपा के भीष्म पितामह किस तरह रूठे थे 3 दिन तक, और वो गोवा सम्मेलन से भागे थे और क्या क्या हुआ था, लगभग इस्तीफा देने पर अड़ गए थे, तमाम चीजें हुई थी, वो सब याद है। मैंने ये नहीं कहा कि आपका होना गुनाह है। महत्वाकांक्षा का टकराव उस व्यक्ति से कर लेना जो आपको कसबल सकता है, वो गुनाह है। आप महत्वाकांक्षा रखिए। मोदी ने अगर रखा तो उनकी इतनी औकात थी कि उन्होंने आडवाणी तक से टक्कर ले ली और वो कैंडिडेचर साबित हुआ और वो तमाम चीजें हुई, वो सब कुछ हुआ। तो लेकिन नरोत्तम मिश्र ने जिस किसी से भी लिया हो पंगा, जैसा भी लिया हो, उनकी महत्वाकांक्षा परवान नहीं चढ़ी, उनका टिकट काट दिया गया, उनको कटवाना पड़ा और मानना पड़ा, है ना। बस मैं इतनी सी बात कर रहा हूं और कोई बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, दतिया हारने में नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी का भी कोई रोल माना जाए कि नहीं?
क्यों नहीं माना जाएगा? बिल्कुल, मैंने तो कहा कि इन फाइटिंग से हारे हैं ये लोग। और भाजपा में एक, अब देखिए कुछ चीजें तो आपको माननी पड़ेंगी ना, कि भाजपा में सेंट्रल लीडरशिप जो है वो मोदी शाह की इतनी प्रभावी हो गई है कि वो सारी चीजें डील करते हैं। तो जो अच्छाई है उसके लिए अगर ताली बजेगी, तो जो दिक्कतें हैं उसके लिए आलोचना भी तो किसकी की जाएगी? मोदी और शाह की ही की जाएगी ना भाई। ऐसा थोड़ा है कि आसमान से कोई आदमी आपको लगता है वाकई कि मोदी और शाह, दतिया जैसे उपचुनाव का भी कैंडिडेट मोदी और शाह डिसाइड करते होंगे वाकई क्या? ये एक उपचुनाव की बात नहीं है दादा, ये व्यक्ति की बात है। जब पार्टी से कोई व्यक्ति ऊपर होने की कोशिश करने लगता है, आप नरोत्तम मिश्रा का केवल टिकट काटने का मत देखिए, पिछले 1-2 वर्षों के उनके बयान देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो तमाम चीजें देखिए। आज अगर 2024 में अगर कल ही आप देखिए, थोड़ी मैं हारमोनियम लेके इधर उधर निकल रहा हूं, 2024 में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। क्यों? केवल मीडिया ट्रायल के आधार पर ना भाई, कल तो बरी हो गए वो कोर्ट से, राइट? लेकिन मीडिया ट्रायल हुआ, रेसलर्स का मामला था, कोई अपने ओलंपिक पदक दिखाने लगा वगैरह वगैरह, तो पॉलिटिकल सेटबैक से बचने के लिए टिकट काट दिया गया। ठीक है, उसका दुख ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है। कल को कोई अंतर पड़ जाए, कल को कोई दिक्कत हो जाए, फिर मैनेज किया गया ना, उनके बेटे को दिया गया टिकट। ऐसे ही राजनीति में होता है। तो इसलिए ये मत कहिए कि एक व्यक्ति के उपचुनाव में या टिकट में, फिर बांकीपुर में क्यों वो इंटरेस्टेड होंगे? और भाई प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि हमारे बॉस हैं नितिन नवीन, सम्राट चौधरी उन्हीं की आशा और आकांक्षा से बने हैं, फिर इन दोनों को क्यों औकात उस फ्रेमवर्क में क्यों सेट किया गया? इसीलिए सेट किया गया ना कि आप लोग थोड़ा सा धीमे चलिए। तो भाजपा अब उस राह पर है। देखिए, इतने सब के बावजूद भाजपा अभी अगले 15-20 साल कहीं जाने वाली नहीं है। वो तमाम चीजें जो भी लोग बोल रहे हैं बोलते रहें। एक दौर आता है किसी भी देश की राजनीति के, आप कहिए उसको काल में, राजनीतिक घटना चक्र में, कि एक पार्टी प्रभावी होती है। अभी भाजपा ने पिनाकल नहीं छुआ है, 303 भी उसका पिनाकल नहीं है, शीर्ष नहीं है। लेकिन भाजपा वहां तक जरूर पहुंच गई है, जब आज के सोशल मीडिया के युग में, क्षणजीवी समय में, जब हर एक व्यक्ति के पास एक राय है। ये फोन है मेरे पास, मैं पत्रकार हूं, मैं मतलब कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जानकार है। पत्रकार नहीं है, पत्रकार नहीं है, चैनल मालिक है, चैनल मालिक है, अरुणपुरी है वो। हर एक व्यक्ति विशेषज्ञ है हर एक विषय का, और हर एक व्यक्ति की राय है। पहले ये नहीं था, तो पहले चीजें धीमे होती थी। अब क्या है कि रिपरकशंस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो भाजपा कहीं ढलान पर आएगी, कहीं चढ़ेगी, कहीं उतरेगी सबसे। लेकिन विरोधियों को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी करती है। और अभी भी जनता कम से कम वो दो स्वप्न नहीं भूली है, और राहुल विंची या उनके गिरोहियों को नहीं लाने वाली है। आप देखिएगा, अखिलेश यादव कम नाटक थोड़े कर रहे हैं। एक उन्होंने, आप उसका क्या नाम है जो खुद को शंकराचार्य कहता है, मैं नाम ही भूल गया उसका, अभिमुक्तेश्वरानंद जी। हाँ, तो अभिमुक्तेश्वरानंद को लेके वो घूम ही रहे हैं अखिलेश। सोशल मीडिया ने उनका नया नाम रखा है अभिकुत्तेश्वरानंद जी। एक तो मैंने देखा, वो अमन चोपड़ा के साथ उनका पॉडकास्ट था, तो उसमें अभिमुक्तेश्वरुद्दीन लिखा हुआ है। और उसमें वो व्यक्ति कैसे कर रहा है, मतलब वो भगवा कपड़ों का भी अपमान कर रहा है। वो अपने, अगर वो स्वयंभू शंकराचार्य है भी, तो उस विरासत का भी अपमान कर रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। लेकिन ये हार जो है भाजपा को ठीक मिली है। भाजपा का खुद भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और भाजपा कोर्स करेक्शन भी कर लेगी इससे बहुत ज्यादा। ये सब जो बयान आ रहा है ना कि बिहार में एक नई धारा खुल गई, प्रशांत किशोर अब
मजबूती से अपनी बात, अबे अकेले आदमी है, 243 सीटों पर जमानत जब्त करवा चुका है 6 महीना पहले, साल भर पहले। क्या बिना मतलब की बात है ये सब। और बिहार हमेशा ही ये सब जो बातें कहते हैं ना लोग कि बिहार बहुत बढ़िया राजनीतिक ये है, फलाना चीज है, ढिमाका चीज है, ये सब नहीं है। बिहार अगर पॉलिटिकली कॉन्शियस होता तो वो 30 वर्षों तक लालू खानदान को नहीं ढोता, और अभी भी उनके बेटे को नहीं ढोता। तो इसलिए अंतिम वाक्य ये है कि भाजपा की हार हुई, अच्छा हुआ है, और सबक भी लेगी भाजपा, और वो कोर्स करेक्शन भी करेगी। जी मैं आज की वीडियो आपने तो अपनी तरफ से कंक्लूड कर दिया, पर मैं एक आपको अंतिम 2 मिनट का एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। पर अगर आप 1 मिनट मुझे आज्ञा दें तो मैं अपना जरा लैपटॉप जो है वो चार्ज करने के लिए उसका वो अब लीजिए। ये भाई साहब, दर्शक आपको किसी दिन ना दौड़ा लेंगे कि मतलब आप लैपटॉप लेने हैं अभी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम हम जो है चार्जिंग में लग गया लड़का। ये जरा सा भी इसकी चार्जिंग कम हो तो ये पता नहीं क्यों लैग करने लगता है। तो साहब, महाराजा पटियाला थे भूपेंद्र सिंह, बड़े शौकीन आदमी थे, बहुत बड़े राजा थे। 360-65 रानियां थी उनके रनिवास में ही। NIS पटियाला में बॉयज हॉस्टल था। उन कमरों में मैं रहा हूं जहां उनकी वो 360 रानियां रहा करती थी। तो वो रानियां, अब रानी ऐसी थी कि कहीं भी गांव की कोई सुंदर लड़की दिख गई, बकायदा डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री थी, पूरे राज्य भर में सुंदर लड़कियां खोजकर बाय हुक और क्रुक उनको राजमहल में ले आना और राजा की रानी बना देना। तो कई रानियां तो ऐसी थी जिनके पास साथ राजा ने सिर्फ एक रात बिताई, फिर उनको महल में जमा कर देते थे। अब जहां 360 फ्रस्ट्रेटेड यंग लड़कियां रह रही होंगी, वहां का माहौल क्या होगा। दीवान जर्मनी दास की किताबें हैं। लोग समझेंगे कि ये बाबा जी कहाँ जो है हारमोनियम लेके साइड में निकल गए हैं, विषय कुछ था, बांकीपुर और दतिया था और ये महाराजा पटियाला तक पहुंच गए। तो साहब 365 यंग लड़कियां, सो कॉल्ड रानियां, सेक्स स्टार्व्ड, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक फोर्स थी। अब जहां 365 लड़कियां रह रही हों, राजा की सो कॉल्ड रानी, तो राजा इतना मूर्ख तो था नहीं कि उनकी सुरक्षा में सामान्य गार्ड लगाएगा। तो जैसे लड़कियां खोजने का विभाग था, उसी तरह जो है वो भैया जी लोग खोजने का रिवाज था, पूरे राज्य से और विदेश से भी आयातित। किसको आंख दिखा रहे हैं आप, तड़कुल आए हैं क्या? हाँ, वो तड़कुल कुछ कर रहे थे तो। हाँ, तो वो जो है वो थर्ड जेंडर के लोग खोज के जो है गार्ड रखे जाते थे। जो रनिवास की सुरक्षा में जो गार्ड होते थे वो थर्ड जेंडर होते थे। तो बाकायदा उनका मेडिकल होता था, बाकायदा मेडिकल किया जाता था कि कहीं ये फर्जी वाला नहीं ना है जो ट्रेनवा में मांगते हैं आजकल, उस टाइप का तो नहीं, असली थर्ड जेंडर ही रखा जाता था। क्योंकि मांस की रखवाली चील को नहीं दी जा सकती, बाज को जी। उसके लिए। तो साहब बात यह है कि जैसे महाराजा पटियाला के यहाँ सुरक्षा गार्ड खोजने से पहले मेडिकल होता था, आजकल हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी मेडिकल करके ही मुख्यमंत्री खोजते हैं। और उसमें सिर्फ अंडकोश नहीं चेक किया जाता है, रीढ़ की हड्डी भी चेक की जाती है कि रीढ़ विहीन, अंडकोश विहीन लीडरशिप चाहिए। तो ऐसे में फिर बेचारा कौन मिश्रा है, हाउ दतिया वाले कौन का नाम है उनका, नरोत्तम मिश्रा। अब वो अपना जब अगर अंडकोश दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा। खैर चलिए था, अब भविष्य आपको क्या लगता है नरोत्तम? दर्शकों, एक बात मैं बता दूं कि दादा की इस तरह की जितनी बयानबाजी है उन सब से मैं पूरी तरह से अलग खुद को करता हूं।
ये जान लीजिए। ये अश्लील आदमी है, ये इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। मेरा इस सब तरह का कोई बयाना नहीं है जी। अब बोलिए। कोश कहां से अश्लील शब्द है? अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है, एनाटॉमी का एक सिंपल टर्म है भाई, मैंने नहीं अंडकोश, पढ़ी है ना दद्दा, उसको मैंने टेस्टिकल्स केवल बोलते हैं। मैंने बगैर आर्ट्स टेस्टिकल्स पढ़ा है। का, बगैर अरे मैंने टेस्टिकल्स के कला, मानव मैंने जाति की आप कला कल्पना पढ़ी भी है, नहीं मैंने कर सकते, विज्ञान नहीं पढ़ा है आप भाई लोगों को वो साहब। अश्लील लगता है। बताइए, आप लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये नहीं है आप लोग का? तो बिल्कुल नहीं है, बहुत पिछड़े हुए हैं, बिहारी है ना। अब चलिए चलिए, छोड़िए किस्सा कोई मैं नहीं करूंगा। आप बताइए, नरोत्तम मिश्रा का भविष्य क्या है भाजपा में? नरोत्तम मिश्रा अगर बने रहेंगे, उन्होंने अगर समर्पण कर दिया है, और जो कि लग रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ खास बातचीत नहीं की है, तो वो बने रहेंगे। आगे आने दतिया वाले हरवा दिनों दिए में भाई, उनका समायोजन हो जाएगा। दतिया हरवा दिए हैं। समर्पण किसको कहते हैं आप? दतिया वतिया देखिए सर, एक आध सीट आती रहती है, जाती रहती है, राजनीति में बहुत ये नहीं। देखिए एक चीज जान लीजिए कि भाजपा से जो जो अलग हुआ, उमा भारती से कद्दावर नहीं ना है नरोत्तम मिश्र, कि हैं कल्याण सिंह से कद्दावर नहीं ना है हिंदू हृदय सम्राट, जो असली हिंदू हृदय सम्राट हुआ, जिसने कहा सीधे नो रेपिटेंस नो सॉरो, कोई प्रायश्चित नहीं, उससे बड़ा कोई नेता नहीं ना है। तो सीधी सी बात है, नरोत्तम मिश्रा की भी घर वापसी हो जाएगी, सब हो जाता है। राजनीति है, चलता फिरता रहता है, इसका बहुत लोड नहीं लेना चाहिए। और एक सीट है, एक उपचुनाव है। अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं, केन बेतवा नदी को लेके वहां पर बहुत हंगामा हो रहा है, जो चीजें आ नहीं रही हैं उस सब पर बात करनी चाहिए। ये एक सीट पर बहुत बातें नहीं होनी चाहिए। वहां केन बेतवा लिंक को लेके हजारों आदिवासियों को खड़ा किया जा रहा है, वो मोहन यादव के लिए एक नई समस्या है। और भी समस्याएं हैं उनके लिए, ये एक सीट क्या समस्या है। और भाई उपचुनाव हुआ है, ठीक है, बहुमत इतना ज्यादा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरोत्तम मिश्रा को बाद में देख लेंगे, अभी तो जो चीजें हैं उसको देखेंगे ना जी। असल में चाहे इंग्लैंड हो, चाहे मुझे तो लगता है अमेरिका हो, चाहे भारत हो, नेटवर्क का सब जगह यही समस्या है। यहाँ पर भी जो है आपकी आवाज़ मुझे रुक रुक के आ रही है। खैर साहब, चलिए देखिए, आपकी बात पे अंतिम टिप्पणी करते हुए मैं आज की बात ये समाप्त करूंगा कि अगर कल्याण सिंह या उमा भारती जैसे नेताओं को भी पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है, तो इसके लिए नेतृत्व को कुछ सोचना चाहिए, हाईकमांड को। यदि नरोत्तम मिश्रा जैसा लीडर भी अगर, मतलब उनकी जो स्थिति है बहुत अच्छी बात नहीं है, आई थिंक हाईकमांड इस पे सोचती ही होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज की चर्चा को मैं समाप्त करूंगा, दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम।